गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई जीएस में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में अधिगम। अधिगम का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन पढ़ रहे थे अधिगम के प्रकार। किसके अनुसार पढ़ रहे थे बच्चों? रॉबर्ट एम गेन्ने के अनुसार। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए अपन अपने क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अधिगम के प्रकार, और अधिगम के प्रकार भी किसके अनुसार पढ़ रहे थे बच्चों? अपन पढ़ रहे थे अधिगम के प्रकार रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार का अधिगम बताया था बच्चों। उसमें जो सबसे निम्न जो श्रेणी का अधिगम था उसे अपन कहते हैं श्रृंखला अधिगम, और सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम था वो आपका समस्या समाधान अधिगम। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और इसमें अपन ने श्रृंखला भी देख ली थी, सोपान की भी देख ली थी। उसके बाद अपन ने 2 अधिगम भी देख लिए थे। अपने 2 अधिगम कौन कौन से देखे? अपन ने एक तो देखा आपका संकेत अधिगम, दूसरा अपन ने देखा था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो संकेत जो अधिगम था वो तो आपके किसके सिद्धांत पर आधारित था बच्चों? जो संकेत अधिगम तो आपके पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था, और दूसरा अपन ने देखा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तो वो आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था। जो संकेत अधिगम है उसमें बच्चों क्या होता है कि आपको संकेत के द्वारा ही आप किसी चीज का, वाहन का रुक जाना, या किसी बत्ती पर लाल बत्ती को देखकर वाहन का रुक जाना चौराहे पे, तो वो क्या होता है, आप उससे अनुकूलित हो, आपको किसी अलग से किसी ज्ञान की या अलग से कोई बात बताने की जरूरत नहीं, वो आप केवल संकेत से समझ जाओगे। इसमें इन्होंने 2 भागों में डिवाइड करते हुए बताया था कि एक तो चार 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 प्रकार के 2 अलग अलग अधिगम बताए थे। 4 तो निम्न प्रकार के और 4 ही उच्च प्रकार के, ऐसे करके इन्होंने अधिगम के प्रकारों के बारे में बताया था। इस इतनी अपन ने बात पिछली क्लास में कर ली थी। अपन ने एक तो कौन सा अधिगम देख लिया था? संकेत अधिगम देख लिया था। दूसरा अपने अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम देख लिया था। संकेत अधिगम तो किसके सिद्धांत पर आधारित था? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था, और जो आपका जो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम था वो आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था। तो बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे? बिना वक्त गवाए अपना क्लास शुरू करेंगे। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। ठीक है बच्चों, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार क्या पढ़ रहे हैं अपन? अधिगम के प्रकार। 8 प्रकार बताए थे, सबसे निम्न संकेत अधिगम और सबसे उच्च समस्या समाधान अधिगम। इसमें अपन ने 2 की चर्चा कर ली थी, संकेत अधिगम की कर ली थी और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम की कर ली थी। आज अपन जो बात करने वाले हैं, अपना जो तीसरा जो अधिगम रहने वाला वो अपने उसकी बात करेंगे। जो तीसरा जो अधिगम है, जो तीसरा जो प्रकार का जो अधिगम का जो तीसरा प्रकार है वो आपका है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम से तात्पर्य बच्चों, किसी भी अगर कोई भी कार्य श्रृंखला के आधार पर किया जाता है, जैसे आपके वर्णमाला है तो उसको अपन एक श्रृंखला के आधार पर ही सीख सकते हैं, ही क्रम में सीखेंगे उसको, उसका क्रम चेंज नहीं कर सकते। और जो ये जो आपका जो श्रृंखला अधिगम है वो आपका गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि गुथ्री का एडवेंट रे गुथ्री ने सिद्धांत दिया था श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। तो उसमें इसे इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले। अभी अपन सामान्य रूप से जानेंगे कि श्रृंखला अधिगम होता क्या है। श्रृंखला का तात्पर्य है कि एक निश्चित श्रृंखला में कोई भी कार्य करना। ठीक है, तो उसी श्रृंखला के आधार पर आप कोई कार्य करते हो तो वह आपका होता है श्रृंखला अधिगम। यानी कि जो भी कार्य आप करोगे वो आपका श्रृंखला के आधार पर होगा। आप श्रृंखला कैसे? जैसे मान लो आपको रीट की तैयारी करनी है, रीट की परीक्षा देनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड और डीएलएड करना पड़ेगा। उसके बाद ही तो आप शिक्षक की भर्ती की परीक्षा दे सकते हो। तो पहले तो आप क्या करिए, आपने बीएड किया, डीएलएड किया, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपके लिए क्या आनी चाहिए? आपके लिए क्या आनी चाहिए? विज्ञप्ति। ये तो है नहीं कि बिना विज्ञप्ति आए डायरेक्ट एग्जाम हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद आपकी विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के अंदर बताया जाएगा कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक के आपके फॉर्म फिलअप हो गए। इसके बाद आपके फॉर्म फिलअप होने के बाद आपके जो अगला स्टेप आता हुआ आता है कि आपकी एग्जाम कितनी तारीख को होने वाली है। तो वो सारा कार्य क्या है, एक श्रृंखला के रूप में चलता है। तो जब वो आपके सामने तारीख आ जाएगी, तो तारीख आने के बाद आप निश्चित तारीख पर आपको एग्जाम देने जाना है, और एग्जाम देने के बाद ये भी आता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। बिना एग्जाम दिए रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मतलब जो अधिगम है, ये श्रृंखला अधिगम में होता है कि एक श्रृंखला के निश्चित क्रम में अपन जो कार्य करते हैं, एक निश्चित श्रृंखला के रूप में जो कार्य करते हैं वही आपका श्रृंखला अधिगम होता है। इसमें लिखो श्रृंखला अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? एडविन गुथ्री। एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि निश्चित क्रम में कोई भी कार्य करते हैं वो एक निश्चित क्रम में किया जाता है। जैसे देखो, इसमें कुछ वैसे व्यवहार होते हैं, कुछ व्यवहार
ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित क्रम में निश्चित क्रम में या श्रृंखला में, क्रम में या श्रृंखला में, क्रम या श्रृंखला में ही पूरा करना होता है, में ही पूरा करना होता है। श्रृंखला में ही पूरा करता हूं ना, जैसे कि वर्णमाला का, ठीक है। यानी कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें एक निश्चित क्रम या श्रृंखला में ही पूरा करना होता है। यह प्रकार, यह एडविन गुथरी यह एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित, एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके आपके बच्चों वर्णमाला होती है, उसको अपने को निश्चित क्रम में सीखना पड़ता है। तो लिखो वर्णमाला का कर, वर्णमाला का निश्चित क्रम, वर्णमाला को निश्चित क्रम में समझनी पड़ती, यानी कि वर्णमाला को क्या करना पड़ता है, वर्णमाला को निश्चित क्रम में समझना पड़ता है। निश्चित क्रम क्या होता है वर्णमाला का, क, है, ग, घ, अण, ठीक है। अपन को वर्णमाला इसी क्रम में सीख सकते हैं, इसी क्रम में सीखेंगे तभी वो आपके लिए प्रभावी होगी, अन्यथा वो आपको प्रभावी नहीं होगी। तो एक वर्णमाला को अपने को निश्चित क्रम में सीखना है। तो इसमें एडविन गुथरी कहते हैं कि कोई कार्य यानी कई व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित क्रम में ही किया जाता है, तो तब तो वह क्या होता है, एक प्रकार का श्रृंखला अधिगम होता है, ठीक है। अगले की बात करेंगे अपन शाब्दिक अधिगम, निम्न श्रेणी का अंतिम अधिगम जिसे कहते हैं, या कह सकते हैं निम्न श्रेणी का सबसे उच्चतम या श्रेष्ठ अधिगम, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन चौथा आपका है शाब्दिक अधिगम। कौन सा बच्चों, शाब्दिक अधिगम। अधिगम दो तीन बातें इसमें अपन नॉर्मली अपन दो तीन बातें लिख लेते, दो तीन बातों में सबसे पहली क्या है कि ये क्या है आपका एक निश्चित क्रम यानी निश्चित व्यवहार होता है। इसमें अपने को क्या सीखना है, सबसे पहली जो बात याद रखनी है कि निम्न श्रेणी गुथरी के सॉरी गहने के अनुसार निम्न श्रेणी के अधिगम में सर्वश्रेष्ठ अधिगम जो है वो कौन सा है आपका, शाब्दिक अधिगम। तो ये क्या है, निम्न श्रेणी के में सबसे पहली लाइन, एक लाइन में अपनी तरफ से लिख रहा हूं, उसमें लिखो अपने निम्न श्रेणी के अधिगम में सर्वश्रेष्ठ अधिगम, ठीक है। लेकिन निम्न श्रेणी का जो अधिगम है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई शब्दों को रटने और स्मरण करने पर निर्भर नहीं, कई शब्द आपके ऐसे होते हैं कि निश्चित आपको शब्दों को रटना या याद करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका क्या होता है, तब आपको क्या होगा, तब आपका शाब्दिक अधिगम होता है। शाब्दिक अधिगम में क्या बच्चों, जैसे कि आप एक कविता का पाठ कर रहे हो, आप कविता का पाठ करने के लिए आपको क्या करेंगे, उस जो कविता है उसकी सारी पंक्तियों को आपको रटना पड़ेगा। जैसे जैसे एक कविता है कि माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो, ठीक है। और इसी संबंधित देकर रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी कविता को क्या है, निश्चित
क्रम में ही उसने याद किया, निश्चित क्रम में उसके आधार पर अपने को उसको निश्चित क्रम में ही याद करना होता है। उन शब्दों को एक कविता पाठ करना होता है, उस कविता की पंक्तियों को अपने को रटना पड़ता है, तब वो आपका क्या होगा, शाब्दिक अधिगम होगा। तो इसमें लिखो, जब हमारा व्यवहार, जब हमारा व्यवहार क्या हो जाए, जब हमारा व्यवहार शब्दों को रटने व स्मरण करने, शब्दों को रटने व स्मरण करने, शब्दों को रटने व स्मरण करने या याद करने, याद करने पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, याद करने पर निर्भर होता है, याद करने पर निर्भर होता है, तो क्या कहलाता है आपका, शाब्दिक अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम कहलाता है। इसमें उदाहरण लिखो, जैसे, जैसे क्या है, एक कविता पाठ के लिए उस कविता के शब्दों को, एक कविता पाठ के लिए एक कविता पाठ के लिए एक कविता पाठ के लिए कविता की पंक्तियों, कविता की पंक्तियों, कविता की पंक्तियों को रटना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, आपको कई शब्द ऐसे होते हैं, कई बार क्या होता है, कोई कार्य यानी आपको कोई सी कविता को पढ़ना है, तो आपको उस कविता के पूरे शब्दों को ही रटना होगा, वही आपका क्या होता है, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, अगले अधिगम की बात करते हैं अपन। ये तो आपके निम्न श्रेणी के चार अधिगम हुए। निम्न श्रेणी के चार कौन कौन से बच्चों, निम्न श्रेणी के चार में अपने देखा, पहला देखा अपन ने संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा अधिगम देखा अपन ने श्रृंखला अधिगम, और चौथा जो अधिगम देखा वो आपने क्या देखा, शाब्दिक अधिगम। और ये किसके अनुसार है, आपके रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अपन ने निम्न श्रेणी के अधिगमों को कितने प्रकार के थे, चार प्रकार के। कौन सा, पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा क्या था बच्चों, तीसरा आपका श्रृंखला अधिगम, और चौथा आपका शाब्दिक अधिगम। ठीक है, तो पहला आपका संकेत अधिगम, दूसरा आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा आपका शाब्दिक अधिगम। तो इस प्रकार से अपन ने निम्न श्रेणी के, जो रॉबर्ट एम गने ने निम्न श्रेणी के जो अधिगम बताए, उन सब के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन बात करने वाले हैं उच्च श्रेणी के अधिगम। उच्च श्रेणी के अधिगम के अंतर्गत क्या होता है कि उच्च श्रेणी के अधिगम जो आपकी कौन सी क्लास के लिए उपयोगी है, 5 से 8 तक, और उसमें किस चीज का उपयोगिता है, किस चीज, कौन सी चीज पाई जाएगी, उसमें आपका क्या पाई जाएगी, उसमें आपको तर्क व चिंतन की आवश्यकता होगी, यानी उसमें आप तर्क व चिंतन कर सकते हैं। जबकि जो पहले की जो चार पढ़ी उसमें कोई तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जैसा आपने पढ़ाया वैसा आपने सीखा, उसमें आपको तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं। और जो अब जो पढ़ने वाले उस समय आप तर्क व चिंतन कर सकते हो। तो बच्चों बात करते हैं पांचवें अधिगम की। ये आपके उच्च श्रेणी के आगे कौन सी क्लास के लिए है बच्चों, ये 5 से 8वीं क्लास तक के लिए उपयोगी है। पहला आपका बहुविभेदनात्मक अधिगम। तो बहुविभेदनात्मक अधिगम में होता क्या है कि आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प हो तो उसमें, या अधिक उद्दीपक हो तो आप उसमें से जो उपयोगी यानी एक सही विकल्प का आप किस प्रकार से चयन करते हैं, या उद्दीपक का चयन करते हैं, वही आपका बहुविभेदन कहलाता है। जैसे आपके सामने रीट की परीक्षा भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी है, सेकंड ग्रेड की भी है, तो आप उन तीनों में से जो छांट लोगे, यानी जो आपके सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, तो आप उसमें से छांट लोगे। तो आपने विभेदन किया, तो आपने दो प्रकार से विभेदन किया, और आपने उसमें सबसे जो उपयोगी है उसमें आपको छांट लिया कि अपने को भाई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के बजाय अपने को किसकी तैयारी करनी है, अपने को रीट की तैयारी करनी है। तो आपने क्या किया, उसमें विभेद कर लिया। उसी प्रकार से आपके सामने बहुचयनात्मक प्रश्नावली, कोई प्रश्नावली होती है, जैसे आपके अनेक एक प्रश्नावली में अलग अलग चार ऑप्शन दिए जाते, एक प्रश्न में आपके चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चार ऑप्शनों में से आपको एक का चयन करना पड़ता है। तो आपने उसमें क्या किया, चयन, तो वो आपका
बहुविभेदनात्मक अधिगम होता है। बहुविभेदनात्मक अधिगम में लिखो बच्चों, जब व्यक्ति जब व्यक्ति जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक विकल्प हो, दो या दो से अधिक विकल्प हो या उद्दीपक हो, विकल्प या उद्दीपक होते हैं, जब आपके पास दो या दो से अधिक विकल्प उद्दीपक होते, उसमें से किसी एक विकल्प या उद्दीपक उसमें से किसी एक विकल्प या उद्दीपक का चयन बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण लिखो, जैसे एक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में सही विकल्प का चुनाव। एक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में सही विकल्प का चुनाव, यानी कि आपने क्या किया, आपने अलग अलग आपके सामने दो अनेक आपके पास से चयन करने के लिए अनेक उद्दीपक या उद्दीपन थे, आपने उसमें से एक विकल्प या एक उद्दीपक को छांट लिया, एक उद्दीपक का आपने चयन कर लिया, वो आपका क्या हो गया, बहुविभेदनात्मक अधिगम। ठीक है, अगला बात करेंगे अपन प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम क्या होता है बच्चों, इसके अगला जो छठा जो आपका अधिगम रहने वाला वो आपका कौन सा है, प्रत्यय अधिगम। आपकी जो छठवा जो अधिगम होने वाला है वो आपका है, छठवा आपका है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय अधिगम होता क्या है बच्चों, प्रत्यय अधिगम में क्या देखा जाता है, प्रत्यय अधिगम में देखा जाता है कि जब कोई भी व्यवहार या कोई भी विचार है, कोई भी व्यवहार या विचार अपने दिमाग में उन्नत होने के कारण कोई भी विचार आपके अंदर आएगा, तो आप प्रत्यय के आधार पर कोई जो भी नवीन आविष्कार होते हैं, कई अनेक प्रकार के आप आविष्कार करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो आपके किसके आधार पर होते हैं, वो आपके प्रत्यय से होता है, यानी आपकी समझ, आपकी सोच, आप कहाँ तक किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, वही आपका प्रत्यय अधिगम होता है कि आपके उसके अंदर बच्चे सोचने की क्षमताएं विकसित हो जाती है। जब बच्चा 5 से 6 4 कक्षा 5 से 8 कक्षा के बीच होता है, यानी इस एज में या इस क्लास में होता है, तो बच्चे के अंदर प्रत्यय अधिगम यानी वो बच्चा हर चीज को समझने लगता है, कई चीजों को वो जानने लग जाता है, कई चीजों के बारे में वो सोचने लगता है, वो कई बार क्या होता है कि नए नए आविष्कार कर लेता है, कई बार वो बैठा बैठा क्या पता नहीं खेलता खेलता कुछ ऐसा आविष्कार कर देता है, वो आप भी सोच नहीं सकते कि बच्चे ने क्या किया, तो वो क्या करता है उसके अंदर प्रत्यय अधिगम होता है, उसमें आपने वो बच्चा इसके बारे में जानता है, इसके बारे में किसी चीज को वो समझता है, तब जाके क्या विचार आता है, तब जो विचार आता है वही आपके अंदर यानी बालक के अंदर कई विचारों का होना, यानी विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, वही वहां से वो क्या करता है आविष्कार, तो वो होता है प्रत्यय अधिगम, यानी बच्चा किसी चीज के बारे में समझने और जानने लग जाता है। तो इसमें लिखो, जब कोई भी व्यवहार जब कोई भी व्यवहार जब कोई भी व्यवहार जब कोई भी व्यवहार किसी विचार के उन्नत होने से किसी विचार के उन्नत होने से विचार के उन्नत होने से पैदा होते हैं पैदा होते हैं तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की
अधिगम की श्रेणी में आता है। यानी किसी चीज को जानकर वो कई प्रकार के, कई बार क्या होता है कि बच्चा नए नए आविष्कार कर लेता है, किसी नई चीज के बारे में विचार करके वो नया आविष्कार कर लेता है, तो वही क्या होता है उस समय उसने क्या किया, उसके अंदर कौन सा अधिगम विकसित हो चुका, उसके अंदर प्रत्यय अधिगम हो चुका है। यानी वो अपने मानसिक विचारों को, अपने मानसिक चिंतन से, अपने मानसिक तर्क से अलग अलग नई नई चीजें वो सीख सकता है, नई नई चीजों को वो समझने की कोशिश कर सकता है। आता है, आता है विभिन्न प्रकार के आविष्कार, विभिन्न प्रकार के आविष्कार, विभिन्न प्रकार के आविष्कार होना विचारों पर निर्भर करते हैं, होना विचारों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों अपन ने क्या सीखा, अपन ने देखा प्रत्यय अधिगम, प्रत्येक अधिगम में क्या हो, प्रत्यय अधिगम के अंतर्गत बच्चे में अनेक प्रकार के विचार विकसित हो जाते हैं, उसमें विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो वो नए नए आविष्कार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला जो अपना सिद्धांत रहने वाला है आपका सिद्धांत उपागम, सॉरी अगला जो प्रकार रहने वाला है आपका सिद्धांत उपागम। अगला जो अपना सातवां जो होने वाला है वो आपका है सिद्धांत उपागम। इसमें होता क्या है कि बच्चों कई बार क्या होता है, कई परिस्थितियां आपके निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर परिस्थितियों का निर्माण होता है और विनाश होता है। उन सिद्धांतों के लिए कुछ नियम या कुछ नियम बनाए होते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर कोई विकास या कोई कार्य होता है। तो जैसे इस प्रकार से अपन मान लेते हैं कि H2O मिलकर क्या बनाते हैं, H2O यानी जल बनता है, H2+O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल। तो वो एक सिद्धांत है, H2O हो गया आपका जल। तो इसमें क्या होता है, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांत, यानी कुछ व्यवहार व्यक्ति के अंदर अलग अलग ऐसे इस प्रकार के होते हैं जो उसके कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो, यानी किसी बच्चे ने कोई कार्य किया तो उसके लिए वो सिद्धांत, उसी ने कोई कार्य किया तो उसको उस श्रृंखला के तरीके से ही उसको कार्य को करना होता है, वही होता है आपका सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम, उपागम अधिगम नहीं, सिद्धांत उपागम नहीं, सिद्धांत अधिगम, ठीक है, सिद्धांत अधिगम। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, H2+O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, यानी कि जल बनता है। तो ये एक निश्चित सिद्धांत है, इसमें अपन कोई बदलाव नहीं कर सकते। अपन इसके ऑक्सीजन के दो अणु करके अपन जल नहीं बना सकते, अपन हाइड्रोजन का एक अणु करके अपन जल नहीं बना सकते। तो ये क्या है, एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निश्चित सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिद्धांत अधिगम। ठीक है, अगले अधिगम की बात करेंगे अपन बच्चों। अगला जो अधिगम रहने वाला है अपना और अंतिम और सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो अधिगम रहने वाला है वो आज अपन उसका अब लास्ट में अपन उसकी चर्चा करने वाले, नहीं, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला जो अधिगम कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जो अधिगम है वो आपको पता है कौन सा है बच्चों, आठवां। आठवां कौन सा है बच्चों, समस्या समाधान, समस्या समाधान
अधिगम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं आती, आपके आपके मन में उसको समझ उसके लिए कोई नया विचार नहीं आता, तो उसमें आप क्या करते हो, कई बार कई प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, कई बार उनके सामने किसी समस्या होती है, कोई उस समस्या का समाधान जब प्राप्त किया जाता है, यानी किसी समस्या से समाधान तक ले जाने का जो उच्च स्तरीय ले जाना होता है, वही आपका क्या होता है, समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान के लिए बच्चों व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर उच्च स्तर का चिंतन होना चाहिए कि कोई आपको उसको पहले से उसकी समस्या का रीजन आपको पता होना चाहिए। जब अपन शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, तब अपन समस्या समाधान शिक्षण विधि पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या कि क्या होता है, ये सबसे पहले तो आपके अंदर किसी समस्या, पहले तो आपके सामने क्या समस्या होनी चाहिए, जब समस्या होगी तभी तो आप उसके समाधान के बारे में विचार करोगे। जब तक आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, आप उसके समाधान के बारे में विचार नहीं करोगे। तो आपके लिए समस्या होना आवश्यक है, और जो ये जो सिद्धांत है वो आपके गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जब तक आपके अंदर आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, आपके अंदर सूझ नहीं आएगी, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो समस्या इसको सबसे श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि किसी समस्या का व्यक्ति या बालक स्वयं समाधान करता है, तो वो उसे के हर पहलू के बारे में समझता है, हर पहलू के बारे में जानता है, इसलिए वो अधिक ज्यादा विकसित होता है। चलो इसमें लिखो, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति को उस समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है। किसी भी प्रकार के समस्या के समय उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को समाधान, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या के समय उस व्यक्ति को उस समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है। व्यक्ति को समाधान प्राप्त करना होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति को उसका क्या करना पड़ता है, समाधान प्राप्त करना होता है। और समस्या को समाधान तक ले जाने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। समस्या से समाधान तक जाने के लिए उच्च स्तर के चिंतन उच्च स्तर के चिंतन उच्च स्तर के चिंतन की आवश्यकता उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी अधिगम कहा जाता है। इसलिए इसे सर्वोच्च श्रेणी का अधिगम सर्वोच्च श्रेणी का इसलिए इसे सर्वोच्च श्रेणी का अधिगम कहते हैं। यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित होता है। दोबारा लिख देंगे, नहीं, यह गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित रहता है, और ये विश्व विकास के लिए जिम्मेदार होता है। विश्व के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। विश्व के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो बच्चों अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की रॉबर्ट एम गिने के अनुसार अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकारों में अपन ने मनोवैज्ञानिक जो आपके रॉबर्ट एम गिने हैं, उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। 8 प्रकारों में उन्होंने 4 निम्न श्रेणी के और 4 उच्च श्रेणी के बताए। निम्न श्रेणी के अधिगम के अंतर्गत सबसे जो निम्न पूरे श्रृंखला सॉरी आपके इसके अधिगम प्रकारों के अंदर सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम प्रकार है वो होता है संकेत अधिगम, वो सबसे उच्च
या सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो अधिगम होता है वो आपका होता है समस्या समाधान अधिगम। और इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो प्राइमरी यानी 1 से 4 के बच्चों के लिए और दूसरा 5 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। जो 1 से 4 तक के बच्चों के लिए जो होता है उसके अंदर तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो 5 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है उसमें तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। जब वो निम्न श्रेणी के अधिगम की बात करें तो निम्न श्रेणी के अधिगम जिनमें तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सबसे प्रभावशाली जो अधिगम रहता है वो आपका शाब्दिक अधिगम शाब्दिक अधिगम रहता है, और सबसे निम्न जो रहता है वो आपका संकेत अधिगम रहता है। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8वीं तक के 5 से 8 तक का जो अधिगम होता है उसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, उसके अंतर्गत देखा जाता है उसमें तर्क की भी आवश्यकता होती है, चिंतन की भी आवश्यकता होती है। और उसके अंतर्गत सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम होता है वो आपका होता है बहुविभेदनात्मक अधिगम, और सबसे प्रभावशाली या सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम होता है वो आपका समस्या समाधान अधिगम होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अपन अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ नए बिंदु के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।